साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहे आप सबको? जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जुड़ा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से। सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं फंडामेंटल क्वेश्चन फॉर डिस्कस। उदाहरण के लिए, आपने कोई प्रॉपर्टी जो है एक्वायर करी, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है आपने लोन लिया, और इन द मीन वाइल सीबीआई या ईडी जो कंसर्न ऑफिसर से बैंक के जिन्होंने आपको लोन दिया है उन पर कानूनी कार्रवाई करती है, ये कहते हुए कि आपने गलत रूप से जो है लोन दिया, और जो कंसर्न प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लेती है। तो क्या ऐसा अटैचमेंट एज पर लॉ जस्टिफाइड है या नहीं है? साथियों, इस बिंदु पे एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट का। सबसे पहले हम फैसले के डिटेल्स जो है नोट करते हैं। जजमेंट का डेट है 17 अक्टूबर 2025। ईडी बनाम असदुल्ला खान के नाम से यह फैसला है। इस मामले में ईडी के द्वारा एक अपील जो है पेश की गई थी बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट। यह अपील जो है पेश की गई थी एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 42 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें प्रेयर किया गया था कि जो इम्प्यून ऑर्डर है अपीलेंट ट्रिब्यूनल का उसको सेट असाइड एंड क्वेश किया जाए। साथ ही मामले के तथ्य क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना, क्योंकि जब तक फैक्ट्स क्लियर नहीं होंगे लॉ कैसे अप्लाई करना हम नहीं समझ पाएंगे। इस केस में सीबीआई ने एक एफआईआर जो है दर्ज करी अगेंस्ट द ऑफिशियल्स ऑफ सिंडिकेट बैंक। ये एफआईआर दर्ज फॉर द ऑफेंसेस ऑफ मिसएप्रोप्रिएशन, ऑफेंस था चीटिंग का, ऑफेंस था फॉर्जरी का। इसके अलावा धारा 13(1)D पीसेट को जो है जोड़ा गया। जो परिवादी इस मामले में वो खुद जो है बैंक है। कहना यह था बैंक का कि जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं दे आर इंडल्ज्ड इन द फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, जिसके तहत गलत रूप से लोन्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसका परिणाम यह रहा कि जो कंसर्न बोरोवर से उन्होंने लोन को जो है रिपे नहीं करा। जब बैंक ने सिक्योरिटीज के अगेंस्ट जो है अपनी कार्रवाई इनिशिएट करी तो ये मालूम पड़ा कि सिक्योरिटीज जो है वो इनसफिशिएंट है टू मीट द आउटस्टैंडिंग। अल्टीमेटली बैंक को जो है लॉस हुआ है बहुत बड़े अमाउंट का। जो कंसर्न सीबीआई है उसने कंसर्न जो अक्यूज पर्सन है मीन्स जो ऑफिशियल्स है बैंक के, उनको चार्जशीट भी किया। इन द मीन वाइल मैटर जो है टेकअप किया ईडी ने जो है कंप्लेंट फाइल करी बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ पीएमएलए। इन द मीन वाइल फॉर द प्रोविजनल अटैचमेंट दे प्रोसीडेड, और जो ये अटैचमेंट था उसको कंफर्म कर दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ पीएमएलए, जिस कारण जो कंसर्न पिटिशनर्स है उन्होंने एक पिटिशन जो है दाखिल करी बिफोर द अपीलेंट ट्रिब्यूनल। अपीलेंट ट्रिब्यूनल ने मामले को देखते हुए जो इम्प्यून ऑर्डर था अटैचमेंट का उसको सेट असाइड कर दिया। कहना यह था अपीलेंट ट्रिब्यूनल का कि जो कंसर्न प्रॉपर्टी है ये अटैच्ड है विद द बैंक इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक ने जो है प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सरफेसी एक्ट। एक बार जो है ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोन लेते हैं बैंक से तो हमारा एक अकाउंट बनता है, उसको कहते हैं लोन अकाउंट, और जब भी हम ये अमाउंट पे नहीं करते हैं तो हमें बैंक जो है डिक्लेयर करता है एनपीए एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 ऑफ सरफेसी एक्ट। उसके बाद हमें आता है इंटीमेशन कि अब भी वक्त है सुधर जाओ, अमाउंट दे दो। तब भी अमाउंट पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी प्रॉपर्टी है मॉर्गेज वो हो जाएगी फाइनली सब्जेक्ट ऑफ सेल, और बैंक जो है इसको सेल करके अपना पैसा जो है वसूल कर लेगा, जिसके लिए आप धारा 13 सब क्लॉज 4, धारा 13 सब क्लॉज 8 सरफेसी को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो रूल्स बने हुए हैं उसमें रूल नंबर 8 को जो है पढ़ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो मैंने आपको बताया। साथियों, मामला जो है हाईकोर्ट में, पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तय करे थे अपीलेंट ट्रिब्यूनल ने उसको वैलिड माना ऑनरेबल हाईकोर्ट ने। सबसे पहले बात, वही प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है जो कि प्रोसीड ऑफ क्राइम है। अगर प्रॉपर्टीज जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है तो उन्हें अटैच नहीं किया जा सकता। इसके लिए धारा 3 जो है पीएमएलए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें एक्वायर किया गया था प्रायर टू द ऑफेंसेस, तो ये एक वैलिड पॉइंट था अज्यूम करने के लिए कि जो कंसर्न प्रॉपर्टीज हैं दे आर नॉट प्रोसीड ऑफ क्राइम। तीसरी बात, अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, खाता जो है एनपीए हो गया, बैंक ने जो है प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी एज पर द सरफेसी प्रोटोकॉल, तो ऐसे सिनेरियो में उन्हें पीएमएलए के तहत जो अटैच नहीं किया जा सकता। तो ये तीनों पॉइंट पर कोई स्पष्टीकरण जो है ईडी नहीं दे पाया और अल्टीमेटली सक्सीड हो गया कंसर्न रेस्पोंडेंट मींस आरोपी। साथियों, ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और बातें। सबसे पहले बात कि अगर किसी मामले में कोई फैसला है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का और मामला है अंडर पीएमएलए, तो वहां पर आप अपील दाखिल कर सकते हैं बिफोर द अपीलेंट ट्रिब्यूनल, और उसके फैसले के अगेंस्ट जो है आप जा सकते हैं बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 42 ऑफ पीएमएलए। दूसरी बात, जब भी आप अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करें एफआईआर को पूरा पढ़ें, और
जो सबमिशंस हैं वो आपको देने हैं स्पेसिफिकली। एक बात ध्यान रखिएगा कि बर्डन असेसी के ऊपर है कि ये जो कंसर्न प्रॉपर्टी है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, जिस कारण आपके फैक्चुअल स्कोर, आपका लीगल स्कोर जो है वो होना चाहिए पिन पॉइंट। देयर रिक्वायरमेंट ऑफ डीप रिसर्च ऑन द फैक्ट्स एंड ऑन द लीगल पॉइंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने पॉइंट रेज नहीं करे बिफोर द कंसर्न एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और ये मामला जाएगा अपील में, डेफिनेटली ईडी विल टेक द स्टैंड कि आपने ये पॉइंट जो है रेज नहीं करे। इसलिए आप पॉइंट को रेज करें। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पॉइंट कंसीडर नहीं करती है, कोई वैलिड रीजन नहीं देती है, जजमेंट जो है पास करती है इन द एंग्जाइटी, तो वहां पर हम सपोर्ट ले सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जिसका नाम है इंद्रजीत बनाम संतोष। जजमेंट का डेट है 19/4/2022। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।